नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिस टॉपिक को लेकर के, जिस सब्जेक्ट को लेकर के आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उस सब्जेक्ट का टाइटल रहेगा बिजनेस लॉ। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बीकॉम सेमेस्टर 1 के अंदर पढ़ाया जाता है, इररिस्पेक्टिव आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसवाइएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, आप सभी के यहाँ पे ये सब्जेक्ट डिसिप्लिन कैटेगरी के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मैं बात करूं डिसिप्लिन कैटेगरी के अंदर, तो आपके 3 सब्जेक्ट रहते हैं। अगर आप लोग प्रोग्राम की बात करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट होता है, बिजनेस लॉ आपका सब्जेक्ट होता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपने आप में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और उसका सिलेबस भी काफी बड़ा है। अगर आप लोग सिलेबस वाइज बात करते हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स माय डियर फ्रेंड्स आपको बिजनेस लॉ के अंदर देखने को मिलते हैं। हालांकि ये थ्योरेटिकल पेपर रहेगा, लेकिन यहां पे आपकी पकड़ सब्जेक्ट के ऊपर डिसाइड करेगी आप आंसर को किस तरीके से फ्रेम कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ना पूछ के थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं, थोड़ा टेक्निकली टैकल करना होगा। ऐसे में आप सभी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है उन तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एंटायर बुक के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके 28 से ज्यादा चैप्टर रहने वाले हैं, जिनके अंदर से मैं केवल और केवल 5 यूनिट के अंदर से आपको केवल 20% टॉपिक्स प्रोवाइड करूंगा, जिनको अगर आप लोग एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करके चले जाते हैं तो ऐसा मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आप लोग इजीली अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 80% स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोटबुक पेन ले लिया होगा और तमाम चीजों को आप सभी मेरे साथ नोट करते चलेंगे। एक बार हम सिलेबस को डिस्कशन करें, एक बार हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करें, उससे पहले हम लोग एक छोटी सी चीज को समझ लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जब जब आप लोग बिजनेस लॉ की बात करते हैं, माने ये जो आपका सब्जेक्ट है जिसको आप लोग बिजनेस लॉ के नाम से जानते हैं, चाहे आप लोग प्रोग्राम की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग ऑनर्स की बात कर लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग देखेंगे 4 क्रेडिट का इसका पेपर रहने वाला है। और 4 क्रेडिट का सीधा सीधा मतलब होता है आपका पेपर 90 नंबर का होगा और आपको इस पेपर के अंदर माय डियर फ्रेंड्स 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाएगा। इररिस्पेक्टिव आप लोग रेगुलर से हैं, एसवाइएल से हैं, एनसी वेब से हैं, प्रोग्राम से हैं, ओनर से हैं, सभी के यहाँ पे सेम पैटर्न रहने वाला है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो चीज आपको माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जाननी है वो ये जाननी है, इस 90 नंबर को सिक्योर करने के लिए आपके पास कितनी यूनिट है माय डियर फ्रेंड्स। टोटल 5 यूनिट्स बनती है आपके सिलेबस के अंदर। और जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, करीब करीब 28 प्लस चैप्टर बनते हैं अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो अगर आप लोग अलग अलग किताबों का इस्तेमाल करेंगे तो दैट्स डिपेंडिंग अपॉन पब्लिकेशन टू पब्लिकेशन कि आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कितने चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाता है। लेकिन एक चीज फिक्स है, चैप्टर चाहे कितने भी हो लेकिन 5 यूनिट्स आपकी रहने वाली हैं। इस चीज को आपको ख्याल में रखना है। अगर आप लोग पेपर पैटर्न की बात करते हैं यहाँ पे कि सर हमारा पेपर पैटर्न दिसंबर में कैसा आएगा, तो ये चीज और आप लोग जरूर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। आपको टोटल 10 क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इन 10 क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपके पास टोटल 5 यूनिट्स है माय डियर फ्रेंड्स और हर एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिनके अंदर से आपके पास चॉइस रहेगी, आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। इन शॉर्ट में आप लोग क्या कह सकते हैं, इन शॉर्ट में आप लोग कह सकते हैं आपके पूरे पेपर के अंदर से आपको केवल और केवल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिनके बिहा पे आपको माय डियर फ्रेंड्स आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 90 में से नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स ये छोटा सा डिस्कशन है आपके पेपर पैटर्न को लेकर के। उम्मीद करता हूं ये क्लैरिटी आपको मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे अप्रोक्सीमेट 20 प्लस ही आप लोग मान के चले, 25 प्लस 25 से ज्यादा चैप्टर हैं। तो अपने आप में अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की बात करते हैं तो मिनिमम 3 महीने की रेगुलर स्टडी आपको चाहिए अगर आप लोग इस सब्जेक्ट को कवर करना चाहते हैं। ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए एग्जामिनेशन के टाइम पे कि आप केवल और केवल उन टॉपिक्स पर फोकस करें जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं।
जिनके अंदर से हर साल आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग देखेंगे ले दे करके बिजनेस लॉ के अंदर ना केवल हर एक सब्जेक्ट के अंदर ये ऐसे टॉपिक केवल और केवल 20% होते हैं आपके एंटायर सिलेबस के, जो आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इजीली मोर देन 80% तक सिक्योर करा सकते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्लियर? ये आपकी मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेकिन टॉपिक्स मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। अब आप उनको कितना अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, कितना अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, दैट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन यू, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है, तो यहां से आपको क्लैरिटी मिला होगा बिजनेस लॉ को लेकर के। अब चलते हैं अपने यूनिट वाइज ब्रेकडाउन के ऊपर। अब मैं यूनिट वाइज ब्रेकडाउन करूं उससे पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टोटल 5 यूनिट का सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग इजीली देख पाए होंगे 5वां यूनिट है, ये आपका चौथा यूनिट है, ये तीसरा यूनिट है, और अगर आप लोग देखेंगे दूसरा यूनिट है, और ये आपका पहला यूनिट है। काफी बच्चे बीच में सवाल करेंगे कि सर आपने थोड़े ज्यादा टॉपिक्स बताए हैं, हालांकि बहुत कम टॉपिक्स है, लेकिन एक बार फिर भी आप लोग इन 5 यूनिट को देखेंगे और 5 यूनिट के ऊपर अगर आप लोग निगाह मारते हैं और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे आईडीए से, आपके पास 25 से ज्यादा चैप्टर है। एक चैप्टर के अंदर कम से कम, बहुत कम बता रहा हूं, 4 टॉपिक्स तो होंगे। ऐसे में 100 प्लस टॉपिक्स बनते हैं, और 100 में से अगर मैं केवल 20-25 टॉपिक आपको दे दूं तो ये आपका सोने पे सुहागा होने वाली बात है। ये आपका एंटायर सिलेबस है, रेगुलर, एसओएल, एनसीवेब, प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों के लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं 20% टॉपिक्स। इत्मीनान से बैठिए, एक एक चीज को अच्छे से समझिए, ताकि सारी चीजों की एक क्लैरिटी होती आपको चली जाए। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी पहली यूनिट की तरफ। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी पहली यूनिट है जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, इसको आप लोग जानते हो, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप सभी ने पढ़ लिया होगा, उम्मीद करता हूं। आपका ये क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872 वाला जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, वो आपको माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे पढ़ना होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग टैक्समैन पब्लिकेशन की बात करते हैं तो इस यूनिट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग मान के चले अप्रोक्सीमेट मोटा मोटा करके 12 चैप्टर्स रहने वाले हैं। तो अपने आप में सबसे लेंथी ये यूनिट रहेगी, एक बात का आपको ये ख्याल रखना है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जैक्टली कौन से रहेंगे, अगर आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं तो करीब करीब 7-8 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना। अगर आप लोग कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको हम लोग छोड़ ही नहीं सकते, सबसे पहले क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सेकंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से जुड़ा हुआ है। एक सवाल हर बार आता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से आप लोग क्या समझते हैं, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ये आपका स्टार मार्क कर रहा हूं मैं इसके ऊपर। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तीसरा टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे रहने वाला है लॉ रिलेटेड टू द माइनर एग्रीमेंट। आप यहाँ पे याद रखिएगा टॉपिक का नाम क्या है, लॉ रिलेटेड टू माइनर एग्रीमेंट। माने आपका माइनर एग्रीमेंट जो होता है, माइनर्स जो एग्रीमेंट है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं माइनर एग्रीमेंट, इससे जुड़े हुए कौन कौन से लॉ है। ये दोनों टॉपिक मैं कहता हूं आपके एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक है। इनको किसी भी कीमत पे आपको माय डियर फ्रेंड्स स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। तो ये 3 टॉपिक हो गए माय डियर फ्रेंड जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेचर, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गया, लॉ रिलेटेड टू द माइनर एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद एक टॉपिक ऐसा है जहां से हर साल क्वेश्चन आता है, दैट इज द अनड्यू इन्फ्लुएंस। याद रखिएगा ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको अपने एग्जाम के अंदर जरूर पढ़ के जाना है। एक सवाल अनड्यू इन्फ्लुएंस से आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, एक आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक आपका वॉइड एग्रीमेंट होता है। ये वाली स्लाइड भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक तो आपका क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है, याद रखिएगा, प्लस में एक आपका क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। दोनों पढ़ के जाइएगा। और एक आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है माय डियर फ्रेंड्स। 5वां टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से। एक आपका इलीगल एग्रीमेंट होता है, एक कोलैटरल ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे, आपका एक होता है आपका इलीगल एग्रीमेंट। ठीक है, ये आपका आखिरी टॉपिक है इस यूनिट का। इलीगल एग्रीमेंट को जरूर तैयार कीजिएगा। और एक आपका क्या होएगा, कोलैटरल ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये पढ़ना है।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलैटरल ट्रांजैक्शन। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका एंटायर सिलेबस है। अगर आप लोग इन केवल 7 टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं, मैं मार्क कर रहा हूं, अगर आप लोग 7 टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो आपको अपना टाइम 12 चैप्टर पर लगाने की जरूरत नहीं है। जो अप्रोक्सीमेट 18 नंबर का वेटेज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रखता है, उसके अंदर से आपको देखेंगे इन 7 टॉपिक के अंदर से ही कोई ना कोई सवाल आपको देखने को मिलेगा। इससे बाहर कभी कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, का वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, अगर इनके अंदर भी प्रायोरिटी की बात करें तो मैंने बता दिया आपको, जैसे आपका वॉइड एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन हो गया, आपका अनडू इन्फ्लुएंस हो गया, लो रिलेटेड टू माइनर एग्रीमेंट हो गया, और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो इन तमाम टॉपिक्स के अंदर भी एक तरीके से ज्यादा प्रायोरिटी रखते हैं। इनको आपको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ के जाना है माय डियर फ्रेंड्स। ये कुछ टॉपिक है जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स आपका पहला जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग देखेंगे पहला यूनिट था द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसको हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब देखिए डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द रेमेडीज फॉर द ब्रीच, ये आपको पढ़ना है। डिस्चार्ज फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर द ब्रीच की अगर आप लोग बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स केवल और केवल 4 टॉपिक्स हैं जिनको आपको यहाँ पे तैयार करना है। इन 4 टॉपिक को तैयार करते हैं तो आपका यूनिट 2 निपट जाएगा। पहला टॉपिक आपका रहने वाला है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग होता है, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट क्या रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कहूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से हर साल क्वेश्चन आता है, दैट इज द क्वेशी कॉन्ट्रैक्ट। आप अपने टीचर से भी कंफर्म कर सकते हैं, क्वेशी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर सवाल आएगा ही आएगा, व्हाट एवर द सिचुएशन, व्हाट एवर द सर्कमस्टांसेस। सबसे ज्यादा अगर इस यूनिट के अंदर कोई इंपॉर्टेंट सवाल है तो वो माय डियर फ्रेंड्स आपका क्वेशी कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। क्वेशी कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा कई बार कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी पूछ लिया जाता है, तो इक्वली इंपॉर्टेंट आपका ये रहने वाला है आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तमाम चीजें मैं अपनी वन शॉट सीरीज के अंदर कवर करा चुका हूं, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने छोड़ा हो। तो आप लोग मेक श्योर करके बिजनेस लॉ की वन शॉट सीरीज पढ़ी हुई है, वहां पर हमने 3-4 यूनिट कवर की हुई है, उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है, आप लोगों को डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर है? तो आई होप कि पहली यूनिट और दूसरी यूनिट आपको समझ में आ गई होगी। पहली यूनिट के तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने नोट कर लिए होंगे, दूसरी यूनिट के भी आप सभी ने तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे। अब अपनी तीसरी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी यूनिट आई थिंक आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 100% कंफर्म रहने वाले हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंडेमिनिटी एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गारंटी। काफी रिपीटेड सवाल है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, काफी रिपीटेड टॉपिक है। राइट ऑफ द इंडेमिनिटी होल्डर, इस पे भी हर साल आपको क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलता है। अच्छा, श्योरिटी से जुड़ा हुआ एक सवाल हर बार आता है, आपका नेचर ऑफ श्योरिटी, लायबिलिटी क्या होता है, राइट्स ऑफ द श्योरिटी क्या होता है, लायबिलिटी ऑफ द को श्योरिटी क्या होता है, सेक्शन 147 आपको पढ़ना है। ये 3 टॉपिक तो एवरी टाइम आपको रिपीट होते हैं, जब भी आपके एग्जाम होते हैं हर बार माय डियर फ्रेंड्स ये टॉपिक आपके रिपीट होते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। कई बार टाइप ऑफ द गारंटी से भी सवाल आ जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपका इंडेमिनिटी हो गया, गारंटी हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, इंडेमिनिटी होल्डर के राइट्स क्या होते हैं, नेचर ऑफ श्योरिटी इज लायबिलिटी, राइट्स ऑफ द श्योरिटी एंड द लायबिलिटी ऑफ द को श्योरिटी। जहां पे मैंने आपको बताया क्या पढ़ना है, आपको सेक्शन 147 पढ़ना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आपका तीसरा यूनिट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इससे बाहर आपको तीसरे यूनिट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया है, हमने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच पढ़ लिया है, उसके बाद हमने देखा आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं आपके यूनिट 4 की, आपका सोगा रहने वाला है। यूनिट 4 का मतलब सोगा, सोगा का मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, याद रखिएगा सोगा का मतलब क्या होता है, सोगा 1930 में आया था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। यहाँ पे सबसे पहले आपको गुड्स की डेफिनेशन को जरूर याद करना है। अकॉर्डिंग टू द सोगा 1930, आपका सोगा जो है सेल्स एंड गुड्स एक्ट 1930 जो आपकी गुड्स की डेफिनेशन देता है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और कितने तरीके के गुड्स होते हैं ये भी सवाल अक्सर एग्जाम के अंदर आता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल्स ऑफ द गुड्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द स्पेसिफिक गुड्स एंड द असर्टेन गुड्स, ये भी काफी रिपीटेड आपका टॉपिक रहने वाला है। और लास्ट एंड फाइनल टॉपिक रहेगा राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड, इसको भी आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ले दे के आपके 2 2 4 और 5 टॉपिक बनते हैं। अगर आप लोग 5 टॉपिक तैयार कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपका यूनिट 4 क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लीट हो जाएगा। काफी लेंथी सिलेबस है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इन लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो मैं इतना गारंटी आपको दे सकता हूं अननेसेसरी आपका 70 to 80% जो पार्ट है उसको तैयार करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी और बहुत आसान से आराम से आप लोग इस चैप्टर के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर, इन यूनिट्स के अंदर आउट ऑफ आउट तक स्कोर कर सकते हैं। दैट्स डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग किस तरीके से तैयारी करते हैं, किस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल यूनिट की तरफ, एलएलपी के अंदर तो कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहले एलएलपी के बारे में डेफिनेशन पढ़िएगा, कैरेक्टरिस्टिक वगैरह पढ़िएगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा कंटेंट ऑफ द एलएलपी एग्रीमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट का क्या क्या कंटेंट होता है, एलएलपी और पार्टनरशिप के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी क्या होता है, जहां पे आपको दोनों चीजें पढ़नी है। दोनों चीजें क्या क्या पढ़नी है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी आपको पढ़ना है, वाइंडिंग अप बाय द ट्राइब्यूनल आपको पढ़ना है। समझ में आया? हालांकि ये एक ही टॉपिक है, वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी के अंदर ही आपको पढ़ाया जाता है। कन्वर्जन जरूर पढ़िएगा, पार्टनरशिप से एलएलपी कैसे होता है और एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, एलएलपी एग्रीमेंट का कंटेंट क्या क्या रहता है, ये तमाम चीजें माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करनी है, पढ़नी है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका एंटायर सिलेबस है जहां पर हम लोगों ने तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, केवल इन टॉपिक्स को भी अगर आप लोग बचे हुए दिनों में तैयार कर लेते हैं तो आप लोग बहुत आराम से 9 CGPA तक सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन दैट्स डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग किस तरीके से आपके जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। बाकी ये आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं और इस सेशन का पीडीएफ मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पीडीएफ जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि एज सून एज पॉसिबल मैं आपको इसका डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी काफी मैं यूजफुल चीजें शेयर करता रहता हूं। बाकी आप सभी इतना लंबा मेरे साथ बने रहे उस चीज के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी प्लान।